MR2 एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन में इसकी तैनाती शुरू हो चुकी है। यूक्रेन भी अपनी तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी रूस के 2 एयरबेस पर न्यूक्लियर हथियार लगाए गए हैं। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले के लिए रूस की बड़ी तैयारी। रशियन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का बहुत बड़ा मूव सामने आया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है और जिसका डर देखिए सबसे ज्यादा है कि कहीं नाभिकीय युद्ध ना हो, न्यूक्लियर वॉर ना हो, और दोनों तरफ से हुआ तो दुनिया का मिटना तय है। जैसा कि आपको याद होगा समीर के दुगिन ने कहा था या तो इस युद्ध में रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म होगी। समीर, बिल्कुल सही बात है। और अब सवाल यहां पर आ गया है कि अब पुतिन बचेंगे या ज़ेलेंस्की। आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे वॉर में एक बहुत बड़ा टर्न आया है और सीधे सीधे एटमी हमले का खतरा नजर आ रहा है। ये देखिए, पश्चिमी रूस के 2 एयरबेस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लाए गए हैं। पश्चिमी रूस के एयरबेस पर और एटमी हथियारों की तैनाती शुरू हो गई है। क्या करने वाला है रशिया? क्रेमलिन पर अटैक हुआ है। यह कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ करुणा। और अब विध्वंसकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे यूक्रेन, ये रूस कहता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए शैकोवा एयरबेस है जिस पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स लाए गए हैं। और देखिए, इससे पहले समीर हमने देखा कि सिर्फ जो बॉम्बर से उड़ान भरते नजर आए, लेकिन पहली बार युद्ध में हुआ है कि वॉरहेड्स को लाया गया। आगे देखिए शैकोवा एयरबेस, जो हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स यहां पर ला दिए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग का एक नया वीडियो सामने आ गया है, क्योंकि रूस से लेकर अमेरिका तक हलचल ही हलचल है। न्यूक्लियर मिसाइल साइलो को दोबारा हासिल करने के लिए तैयारी की जा रही है। नॉर्थ डकोटा के मिनोट एयरफोर्स बेस पर यह ट्रेनिंग हुई है। अमेरिका की AFGSC ने जारी किया था 28 अप्रैल का वीडियो। ये देखिए, अब तस्वीरें सामने आई हैं दुनिया के सामने। पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ यूक्रेन पर एटमी हमले के लिए रूस की बड़ी तैयारी, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी न्यूक्लियर मिसाइल साइलो PO6 के साथ ये जोरदार वॉर प्रैक्टिस। कुल मिलाकर अब अंजाम बहुत विध्वंसक होगा। अब ज़ेलेंस्की को सीधे सीधे खतरा है, राजधानी कीव पर बड़े हमले हो सकते हैं, ये रूस ने चेता दिया है। यूएस में तैनात रूसी राजदूत का बहुत बड़ा बयान आया है। अगर व्हाइट हाउस पर हमला होता है तो क्या होता? रूसी राजदूत एंटोनोव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। एंटोनोव ने गंभीर सवाल उठाए। यूक्रेन को उसके किए की कड़ी सजा मिलेगी। एंटोनोव की तरफ से गंभीर सवाल। रूसी राजदूत जो यूक्रेन ने किया उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। और अगर व्हाइट हाउस पर अटैक होता तो क्या होता? अमेरिका में रूसी राजदूत ने पूछा यूएस से सवाल। ड्रोन व्हाइट हाउस से टकराता तो क्या करता अमेरिका? ये सवाल पूछा रूस ने। अगर ड्रोन कैपिटल हिल से टकराता तो क्या होती प्रतिक्रिया, क्या होता रिएक्शन? सजा बहुत कठोर होगी और जरूर होगी। हम तब सजा देंगे जब जरूरी समझेंगे। हमारा नेतृत्व यूक्रेन के लिए सजा तय करेगा। यूएस में जो रूसी राजदूत है एंटोनोव का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है रूस। बेलारूस को रूसी एटमी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कैंडर एम के इस्तेमाल की बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रूस में दी जा रही है बेलारूसी ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग। यानी आप समझिए कि ना सिर्फ बेलारूस में टैक्टिकल वेपन्स की तैनाती की गई, बल्कि अब इन हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे परमाणु हथियारों के जरिए विध्वंस लाना है, इसकी ट्रेनिंग अब रूस की तरफ से उसके साथ ही उसके दोस्त बेलारूस को दी जा रही स्कैंडर एम के जरिए। ये जो ट्रेनिंग का वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें बेहद ही खास है और तस्वीरें पूरी दुनिया को भी चिंता में डालने वाली, क्योंकि लगातार अब बड़ा खतरा इस बात का सता रहा है कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी छिड़ सकती है।
बिल्कुल, और ऐसे में ये तैयारियां बहुत अहम हो जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त वॉर कॉन्क्लेव को ज्वाइन करने के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉमोडोर डॉक्टर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और विनय शुक्ला फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिवाच साहब, पहला सवाल आपसे, ये जंग क्या उस मुहाने पर अब आकर खड़ी हो गई है जहां पर ये जानना बहुत अहम होगा कि इस जंग में अब बचेगा कौन, पुतिन या ज़ेलेंस्की? क्या उस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं? और देखो समीर, मुझको लगता नहीं कि ये अभी जंग ऐसे मुकाम पे है जहां पर अंत होने का कोई संभावना है। देखो अब होगा क्या, लड़ाई जो है वो जोरों से बढ़ेगी दोनों तरफ से। अब यूक्रेन भी जो ऑफेंसिव की प्लानिंग कर रहा है ईस्ट यूक्रेन में, और उल्टा वार करेगा अभी रूस जो है। नहीं सिवाच साहब, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला तो पहले से ही जारी था, पहले से ही वॉर विध्वंसक थी, लेकिन अब तो पुतिन की हत्या की प्लानिंग के तहत क्रेमलिन पर अटैक किया गया है ना, तो इसका जवाब क्या होगा? देखो सच्चाई यह है कि ये प्रूव नहीं हो पाया कि क्या क्रेमलिन पे यूक्रेन ने अटैक किया है, क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या कोई सबोटाज है। आपको शक है? आपको शक है अभी भी? बिल्कुल है शक। लेकिन सिवाच सर, कल जैसे ही हमला हुआ उसके बाद रूसी मीडिया से लेकर रूस के जितने बयान आ रहे हैं उसमें वो मानकर चल रहे हैं कि ये हमला यूक्रेन या फिर उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने करवाया है। हाँ, अगर वो मान के भी चल रहे हैं, इसको आप समझें कि वर्ल्ड ओपिनियन क्या बोलती है। आज की तारीख में रूस ने एक भी एविडेंस नहीं दिया है जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये ड्रोन जो है यूक्रेन से आए। दूसरी बात, रूस के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयर डिफेंस मल्टी लेड 600 किलोमीटर के बाद डिटेक्ट हो जाता है, 400 किलोमीटर के बाद मल्टीपल टारगेट कर सकता है। तो ये आना एक ड्रोन का यूक्रेन से क्रेमलिन तक आना संभावना बड़ी कम है। चांसेस ज्यादा ये हैं, एक तो हो सकता है कोई सबोटाज एक्शन हो विद इन मॉस्को, दूसरा हो सकता है ये फ्लैश फ्लैग ऑपरेशन भी, क्योंकि इसके ऊपर कोई एविडेंस अब तक रूस नहीं दिया। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका का एग्जांपल दिया जा रहा है रूस की तरफ से, और यह कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस पे होता तो क्या होता। अमेरिका ने ऐसे कई वॉर छेड़े जिसमें सबूत नहीं दिया है। ब्लैक सी में रूस की नेवल फ्लीट एक्शन, कैलिबर मिसाइलों से रूस का बड़ा अटैक, ओडेसा के सैन्य ठिकानों पर रूस का यह हमला। रूस ने ओडेसा पर 8 कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। रूस के हमले से यूक्रेन की साइट जो है पूरी तरह से तबाह हो गई है। तस्वीरें देखिए आप, ये जो लाल घेरे में आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से पूरी तरह से यह साइट खत्म हो गई, तबाह हो गई। हमले के बाद से किस तरीके से धुएं का गुबार आसमान छूता नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। ओडिशा के सैन्य ठिकानों पर यह हमला, तो हमले बड़े तेज होते जा रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त वॉर जोन से मौजूद हैं, रूस में मौजूद हैं, फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, आपके पास मैं आ रहा हूं, कितनी हलचल है रूस में, क्या होने वाला है, क्या चर्चा चल रही है, वहां जो मौजूद रूसी सैन्य ऑफिसर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर मैं ये बता सकता हूं कि आज की रात कितनी भारी हुई थी। यहाँ पर लोग बहुत बेचैन थे, ये सोचते हुए कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। देर रात तक मैंने यहाँ पर सड़कों पे सैन्य अफसरों को या फिर दूसरे और लोगों को इसी के बारे में बातचीत करते हुए देखा, सुना, और इन सब का ये मानना था कि अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। अब आर या पार की लड़ाई का समय आ गया है, अब हर हालत में उन्हें सबक सिखाना होगा। इस तरह के बातों के साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्हें यह भी चिंता थी कि अब युद्ध क्षेत्र में भयानक तबाही और आ सकती है। इस वक्त जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस इलाके में वो तनाव, वो बेचैनी, वो व्याकुलता दिखाई देती है। बाकी यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग आज की तारीख में क्रेमलिन से सबूत मांग रहे हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन रूस 9/11 पर और ये गुस्सा ब्लैक सी में दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी में जो रूसी फ्लीट है उसका गुस्सा दिखाई दे रहा है कि परिणाम खतरनाक होगा और इसकी आशंकाएं बढ़ गई हैं। रूसी मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराने का दावा है। कीव में आई सभी मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराया गया, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। रूस के हमलों में कीव में कोई हताहत नहीं हुआ। अब कीव, राजधानी कीव पर किस तरह रूस टारगेट कर रहा है और कैसे दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, ये हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए, हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें रूस के हमलों में कीव में कितना नुकसान हुआ है ये बताया जा रहा है, कितना हताहत हुआ, कौन कौन हताहत हुआ है ये बताया जा रहा है। तो अब खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है और चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। 9 मई को रूस का विक्ट्री डे है और उससे पहले अगर 3 मई को ये खतरनाक हमला होता है राष्ट्रपति भवन पर, तो इसका बदला किस तरह से लिया जाएगा, रूस क्या करेगा, ये बहुत खतरनाक संकेत है सर। निधि, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और किसी के राजधानी में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिल्डिंग के ऊपर अगर ड्रोन अटैक होता है तो ये इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी बात कर रही थी और देखिए उसका क्या परिणाम हुआ था, कितना तेजी के साथ उन्होंने काउंटर अटैक किया था, उसका बदला लिया था। इसके अलावा पार्लियामेंट अटैक भारत में हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, ये सब चीज़ें हैं और ये एक ऐसा सीरियस विषय है। लेकिन जैसा अभी जनसवाद कह रहे थे कि अभी कुछ प्रूव नहीं है और इसलिए शायद 1 या 2 दिन और लगेंगे और इसमें दिक्कत नहीं लगेगी क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट्स उस यूएवी के वहां पर मिलेंगे, उनसे सब कुछ मालूम पड़ेगा और अगर कंट्रोल यूनिट वगैरह मिल गई तो उससे बातचीत और क्या उसके मकसद था वो सब मालूम पड़ जाएगा। जी चतुर्वेदी जी, आपकी बातों से भी ये साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ बड़ा अब होने वाला है और उसके संकेत सीधे तौर पर रूस की तरफ से दिए जा चुके हैं। नाटो इंटेलिजेंस चीफ डेविड कटलर का बहुत बड़ा बयान, ईयू के सबमरीन केबल पर अटैक कर तबाही की तैयारी की जा रही है, ईयू के फाइनेंशियल सिस्टम को ठप करने की तैयारी हो रही है। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ यह बहुत बड़ा एक्शन रशिया का नजर आने वाला है। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईयू का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे कैसे पूरी तरह से ठप कर दिया जाए, इसके बारे में प्लान बना लिया गया है। रवि, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, दूरगामी परिणाम इसके होंगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल, अगर कहा जाए कि पुतिन एक पूरा इंटीग्रेटेड वॉर प्लान बना रहे हैं तो यह गलत नहीं होगा। देखिए, यकीनन अगर पुतिन इसमें कामयाब रहे तो फिर उसके नतीजे भी बड़े अलग होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। नाटो के सबमरीन केबल पर विध्वंसक हमला कर सकता है रूस और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है रूस नाटो को। ईयू के 95% इंटरनेट कम्युनिकेशन सबमरीन केबल पर ही निर्भर हैं। सबमरीन केबल के सहारे ही रोजाना $10 ट्रिलियन का पाउंड का ये ट्रांजैक्शन होता है और अटैक के लिए ईयू के अंडर वाटर सिस्टम की स्टडी कर रहा है रूस और जमीन और समंदर में ईयू के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक की तैयारी है। नॉर्थ अमेरिका में भी पश्चिम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस की नजर है। रूसी मिलिट्री और उसकी स्पेशल सर्विसेज ऑपरेशन में शामिल है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की रूस की रणनीति है। तो देखिए, $1 ट्रिलियन दांव पे लगे हैं और उस पर अटैक अगर करता है पुतिन का जो भी निर्देश है उसके बाद, तो उसके बाद स्थितियां कैसी होंगी नाटो के लिए, यूरोप के लिए, निधि, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विनय शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूं। इस वक्त एक ऐसी खलबली मची हुई है पूरी दुनिया में कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है व्लादिमीर पुतिन, उन पर अटैक हुआ, लेकिन कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। ये क्या रूस की कोई साजिश हो सकती है या यूक्रेन ने बहुत सोच समझकर इस तरह का अटैक किया है, क्योंकि रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। आप कैसे देखते हैं? बात ऐसी है कि जब इस तरह का युद्ध होता है तो आर्मी की और जो इंटेलिजेंस की और स्पेशल फोर्सेस की अपनी अपनी जो टास्क होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन था, क्योंकि मैं उस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ, जो वीडियो फुटेज ली गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहाँ ये वीडियो फुटेज जो आई हैं ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है। इसका मतलब है कोई बैठ के खड़ा होके उसका बाकायदा जो है फिल्मिंग कर रहा था। जी। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो ये जिस तरह ड्रोन स्ट्राइक हुई है प्रिसाइजली ऑन दिस डोम जहाँ पे प्रेसिडेंट का झंडा लगा हुआ था, जी, इससे लगता है कि इट वाज ये वीडियो से गाइडेड ड्रोन था।
तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है सर। मॉस्को के बाहर से कहीं छोड़ा गया है और इट इज स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन लगता है मुझे। ठीक है, और लगातार इस पर जांच हो रही है हालांकि, और ये बहुत जल्द क्लियर होगा कि कैसे कहां से ये जो ड्रोन है वो सोर्स किया गया था, कैसे आया था। रूस के क्रास्नोडार क्राई शहर पर ड्रोन से हमला हो गया है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले का वीडियो सामने आया है। ड्रोन को रूस ने S-2A मिसाइल से मार गिराया। ड्रोन कैसे खतरा बन गए हैं पुतिन के मुल्क के लिए, ये देखिए, ये बड़ी खबर है। ड्रोन को रूस ने S-2A मिसाइल से मार गिराया है। तस्वीरें आपके सामने, एक ड्रोन रिफाइनरी पर किस तरह से अटैक करता है और उसके बाद इस जोरदार हमले को अंजाम दिया जाता है, देखिए। Вот вверх с ним в левом углу летит. तो देखिए, दो ड्रोन्स के जरिए इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई। एक ड्रोन को मार गिराया गया और एक ड्रोन हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा है। ये अहम तस्वीर इस वक्त आपके सामने, हमारे साथ सिवाज साहब मौजूद है। सिवाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं और ये खतरा अब क्या बरकरार रहेगा? रूस और यूक्रेन दोनों ही मुल्कों के लिए ये क्या बड़ा खतरा है कि कुछ भी हो सकता है, अब रूस हो या यूक्रेन, कहीं भी? हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि अब ये लड़ाई एक नया मोड़ ले लेगी और ये सच्चाई है कि अब ये युद्ध बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आएगा और रूस जो है, जो भी उसके पास माइट है वो पूरा का पूरा लगा देगा और यूक्रेन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। चाहे वो कीव है, खार्किव है, खारासोन है या उसका उड़ीसा है या और मेन टाउन लीव तक है, उनको वो एक प्रकार से बर्बाद करेगा और मुझे लगता है कि इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगी। पर बिल्कुल ये सर, देखिए ना कि क्या ये लड़ाई अभी नेटो में चली जाएगी, मुझे अभी भी शक है, क्योंकि रूस नहीं चाहेगा। लेकिन सर, एक चीज तो के ऊपर अटैक हो, एक तो चीज उससे फिर उसके ऊपर सर एक चीज तो माननी पड़ेगी कि यहां से कोई एक गलती उन सभी आशंकाओं को सच्चाई में बदल देगी जिस पर अभी हम कह रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। डोनेट्स्क से लगातार धमाके की आवाजें आ रही हैं। तो देखिए, यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूस के हमले जारी हैं और अब जो खबर सामने आई है कि डोनेट्स्क में भी हमले तेज हुए हैं, वहां से भी लगातार धमाके की आवाजें आ रही हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, डोनेट्स्क में क्या फ्रेश अटैक शुरू कर दिया है रूस ने? बिल्कुल रवि, देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीते 10 मिनट के अंदर मुझे 3 बड़े बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी है। इतने बड़े धमाके थे कि मुझे लगा कि कहीं आसपास कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। तो इस तरह के धमाके लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर युद्ध का माहौल, अगर आपको कहूँ तो लगातार हमले हो रहे हैं, कुछ रूस की तरफ से यूक्रेनियन पोस्ट पर, वहीं यूक्रेन के तरफ से रूसी पोस्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ से बाखमुत पास है, ये वो इलाका है जहाँ से अवदीवका पास है, लीमन पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का जो यूक्रेन की सेना का क्रीमिया की तरफ होने वाला मूवमेंट इस पूरे इलाके को प्रभावित करेगा और इसलिए इस पूरे इलाके में दोनों सेनाएं अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और इसीलिए सुबह सवेरे का वक्त है, आसमान साफ है और ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी। मनीष, कुछ पता चल पाया है क्या डोनेट्स्क में पिछले 10 मिनट में ये जो 3 धमाके हुए हैं, इनसे कितना नुकसान हुआ है, कुछ पता चल पाया है क्या? अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि ये धमाके जहां हुए हैं वो क्या मिलिट्री एसेट्स थे या फिर किसी सिविलियन बिल्डिंग को टारगेट किया गया, और उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि कितने इसमें डैमेज हुए हैं, क्या कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर सुबह सवेरे से ही लगातार धमाके की आवाज ये बता रही है। सुबह सवेरे जो आवाजें बता रही हैं धमाके की, जैसा कि मनीष बता रहे हैं, आपको देखिए वो समझ में आ रहा है कि रूस का एग्रीवेशन जो होगा वो और ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। रूस अब रिएक्ट करेगा और आक्रामक तरीके से रिएक्ट करेगा। एक बड़ी खबर और बता दें, क्रेमलिन एपिसोड के बाद दहशत में ज़ेलेंस्की हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति दहशत में है। फिनलैंड से नीदरलैंड चले गए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। क्रेमलिन अटैक के बीच यूक्रेन लौटने का प्लान टाल दिया है। फिलहाल नीदरलैंड में ही रहेंगे ज़ेलेंस्की। ये बहुत बड़ा खुलासा, और संवाददाता मनीष झा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमें बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि डोनेट्स्क में 10 मिनट में लगातार कई अटैक किए गए। इस बीच हमने ज़ेलेंस्की के बारे में आपको बताया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ज़ेलेंस्की नीदरलैंड से वापस नहीं लौट रहे हैं,
ये बहुत बड़ा डर है। और जिस तरह की आप थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे, जो सिवाज सर भी कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, और भारद्वाज सर ने भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जेलेंस्की का असैसिनेशन ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। निधि, आपने सारी संभावनाओं पे बिल्कुल सही बताया, लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि टिट फॉर टैट होगा। ये जेलेंस्की के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट अभी नहीं होगा, लेकिन रिजीम चेंज उनका जरूर एक मकसद हो सकता है। चतुर्वेदी जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, फिनलैंड से सीधे नेदरलैंड जाना, क्या कीव जाने से बच रहे हैं जेलेंस्की? वो भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा आज जो यूक्रेन की हालत है, उनको बहुत सहायता की जरूरत है। उनको मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, उनको आर्म्स एम्युनिशन चाहिए, और इसीलिए वो भागे भागे चल रहे हैं, भागे फिर रहे हैं उसी सहायता के लिए। उनको भी पता है कि शायद ये अंतिम दौर है, जो आखिरी राउंड है वॉर का, वो शुरू हो चुका है, और ऐसे में उनको ये सपोर्ट चाहिए। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई है। रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। मैदाने जंग में ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों को अटैक किया गया उन पर, और उनकी मौत की खबर आ रही है। रूसी शाहेद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग का वीडियो सामने आ गया है। पहली बार, जी हां, पहली बार शाहेद 136 ड्रोन का लॉन्चिंग वीडियो सामने आया है। शाहेद 136 ड्रोन को लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं से भी शाहेद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग संभव है। यूक्रेन के खिलाफ लगातार इस ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा है। ईरान मददगार रहा है रूस का, और ये जो लॉन्चिंग का वीडियो है वो सबसे नया वीडियो है जो सामने आया है, शाहेद 136 का। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने तेज किए हमले। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाई रहे हैं, कहां-कहां फ्रेश अटैक हुए हैं। देखिए, सूमी और चेरनीहिव में रॉकेट और आर्टिलरी अटैक। खेरसोन में भी रूसी सेना का विध्वंसक हमला। खेरसोन में 16 लोगों की मौत, 22 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो लगातार हमले अलग अलग शहरों में जारी हैं। रूस के रिएक्शन, रूस का है ये बहुत ही आक्रामक, और आने वाले समय में भयानक संकेत दे रहा है रूस। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, लेकिन एक सवाल यहां हम अपने पैनलिस्ट से भी सुन रहे हैं कि भाई ये हुआ कैसे? क्रेमलिन जो कि सबसे सुरक्षित है, मुड़ के देखें तो ऐसा अटैक कभी इतिहास में नहीं दिखता, और ये हो गया। देखिए, बात तो सही है। मैं आपको बताऊं कि 1 साल के भीतर चौथी बार मैं रूस आया। जब पहली बार आया था या दूसरी बार आया था, तो मॉस्को में हर लोग, आम लोग हो या अधिकारी हो या सेना के ऑफिसर हो, सब कहते थे कि चिंता मत करिए, आप दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पर हैं। लेकिन जब मैं इस बार आया था, तो इस बार इसी में से बहुत सारे सेना अधिकारी ने भी मुझसे कहा कि अब तो मॉस्को भी सुरक्षित नहीं है, और उसके बाद क्रेमलिन वाली ये घटना घट गई। मैं समझता हूं कि देखिए, यूक्रेन के लोगों का वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर युद्ध हो रहा है, जो 4 इलाके मिलाए हैं रूस ने, मनीष, लेकिन उन्होंने रूस का पासपोर्ट दिया है, उस रूस के पासपोर्ट के जरिए ऐड कर दूं चले जाते हैं, ताकि आप बेहतर बता पाएंगे। यहां यह भी एक विचार आ रहा है कि जो फ्रैक्शंस हैं, जो एंटी पुतिन एलिमेंट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि सही मौका है, और 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मॉस्को तक पहुंचने से ज्यादा संभावना इस बात की है कि वहीं के एलिमेंट्स अब सक्रिय हो गए। उन्होंने कोई ऐसा सिचुएशन बनाया, ऐसी कोई स्थिति बनाई है क्या? इस पर कोई चर्चा है, बहस है? देखिए, बहस तो सब तरह की है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मॉस्को में ही दारिया दुगिन मारी गई थी, अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी। उसमें भी यूक्रेनियन एजेंसी का हाथ सामने आया था। इसके अलावा मॉस्को में ही कई बार यूक्रेनियन कामिकाजी ड्रोन पहुंचे थे। तो ड्रोन को वहां तक ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यूक्रेनियन एजेंसी के लोग वहां तक पहुंच जाएं, ये भी बड़ी बात नहीं है। और आज की तारीख में ड्रोन सबके लिए उतना ही मुश्किल है। मुझे समझ में आता है कि अगर कोई व्हाइट हाउस पर भी हमला करना चाहे तो वो ड्रोन के जरिए कर सकता है, और ऐसी स्थिति में इसमें किसका हाथ है? क्रेमलिन ने ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में ये ऐलान किया, घटना घटने के 12 घंटे के बाद। और ये क्रेमलिन के लिए आसान नहीं था ये कहना कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, पुतिन खतरे से बाहर है, पुतिन इंजर्ड नहीं है। आप सोचिए कि क्रेमलिन ने क्या सोचकर ये बयान दिया होगा
क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ी बात थी ये दुनिया को बताना कि हम इतने कमजोर हैं कि हमारे ऊपर आकर कोई हमला कर बिल्कुल। देता है। और आप जो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ अपने पर आप में लोगों बड़ी में बात है गुस्सा मनीष कि 11-12 घंटे का इंतजार करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही हो सकता है ये जो बात है वो सामने रखी गई।